नाउ दिस इज द समरी जो अभी तक हमने पढ़ा कि हमारे 6 इन्वर्स फंक्शंस हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स, और ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन्स और रेंज है। नाउ ये जो हमने डोमेन्स लिखी हैं इन फंक्शंस की या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ये कहलाती हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये जो आउटपुट से इन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि लेट्स से जब हम लोग ने शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन में, तो हमने कहा था लेट्स से ये हमारा साइन एक्स फंक्शन है, पर ये तो मैनी वन है, ये वन वन तो है नहीं, तो इसको वन वन करने के लिए हमने अपनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी। तो हमने कहा था कि -π/2 से लेट्स से π/2 तक अगर हम इसे रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब इतना पोर्शन ऑफ द ग्राफ लें, मतलब इनपुट हम कहाँ से लें, -π/2 से π/2, और आउटपुट कहाँ से कहाँ हो गया, -1 से +1। तो खाली अगर इतनी ब्रांच लें, मतलब इनपुट्स फ्रॉम -π/2 से π/2 लें, तो हमारा 1 1 हो जाएगा। पर उस वक्त हमने ये भी कहा था कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम -π/2 से π/2 तक ही रिस्ट्रिक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3π/2 से स्टार्ट करें और यहाँ तक ले जाए 5π/2 तक, तो ये भी हमारी क्या है, अगर हम ये डोमेन ले लेते हैं तो भी हमारी 1 1 हो जाएगा फंक्शन, और आउटपुट स्टिल अभी हमारे वही है, +1 और -1 के बीच में, तो आउटपुट हमें वही मिल रहे हैं। और हमारी इंस्टेड ऑफ टेकिंग -π/2 से π/2, अगर हम 3π/2 से 5π/2 ले तो भी हमारी वर्क करेगी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो ले हम कोई भी सकते हैं, इससे पहले भी होगी, लेट्स से इससे पहले भी ग्राफ है, एंड अगर हम लेट्स से यहां से ले लें, ये ग्राफ ले लें, इतना पोर्शन, तो भी ये 1 1 हो जाएगा और डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आउटपुट स्टिल आपके +1 और -1 के बीच ही रहेंगे। तो ये भी एक ब्रांच हो सकती है जिससे ये 1 1 बन जाए, ये भी एक ब्रांच है जिससे 1 1 हो जाए, ये भी एक ब्रांच है। तो जो हम लोग ने ये ली हैं वैल्यूज, जो हम लोग ने अपने केस में ली हैं, इनको कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये जो आउटपुट्स हमको कोरस्पॉन्डिंग मिले हैं ये कहलाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात की जाए तो इसका मतलब आपने डोमेन अपनी इन जगहों पे रिस्ट्रिक्ट करी है। नाउ जैसे कि एक और हम लोग केस ले लेते हैं जिससे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा cos x का ग्राफ था, लेट्स से ये हमारा cos x का ग्राफ था, तो हमने अपनी डोमेन कहाँ रिस्ट्रिक्ट करी थी, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 0 कर दी थी। उसमें ये क्या बना लिया था हमने 1 1, क्योंकि इसमें आउटपुट हमको सारे मिल ही रहे फ्रॉम +1 और ये है -1, लेकिन ये 1 1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ले लें ये वाली ब्रांच, तो भी ये क्या होगा, 1 1 हो जाएगा। आउटपुट्स देखिए स्टिल क्या है, +1 से -1, तो ये ब्रांच भी काम करेगी फॉर मेकिंग इट 1 1, लेकिन क्योंकि हमने ये वाली ली है फ्रॉम 0 to π, ये कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। एंड दिस इज द केस फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन। हम ले और भी ब्रांचेस सकते हैं टू मेक इट 1 1, लेकिन जो हमने ये लिए इनको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल देते हैं। नाउ अब हम लोग ये जो हमने पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ। नाउ एक तरीका, अब क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि भाई साइन फंक्शन में हाफ वैल्यू किस एंगल पे मिलती है, तो 30 डिग्री पे मिलती है, तो योर आंसर इज स्ट्रेट अवे 30 डिग्री, बिल्कुल सही है। पर प्रोसेस से हम कैसे करेंगे, हमको पता था कि जो हमारे इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, लेट्स से साइन इनवर्स एक्स है या कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स, जो भी हम लें, इसमें हम लोग ने बात की थी कि जो हम इनपुट्स देते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और ये जो आउटपुट देता है वो क्या होता है, एंगल्स। तो हम एंगल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा। तो ये जो हमारा आउटपुट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमेशा आउटपुट में एंगल्स देते हैं। तो हमने कहा लेट साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू थीटा है, हमें नहीं मालूम क्या वैल्यू है, लेट से थीटा है, आउटपुट तो एंगल ही आएगा।
पर ये तो आउटपुट है किसका, साइन इनवर्स का, और साइन इनवर्स अपना आउटपुट कहाँ से कहाँ देता है, -π/2 से π/2। अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि हम लोग साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, साइन इनवर्स एक्स क्या आउटपुट देता है, -π/2 से π/2 में कोई वैल्यू देगा। तो हमने कहा लेट ये इन्हीं में से कहीं एक वैल्यू मिलेगी -π/2 से π/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस साइन को हम इधर ले आए, दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। साइन थीटा हाफ है तो हाफ साइन में कब मिलता है, 30 डिग्री पे। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री या π/6। इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेट्स से एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, वी वांट y इक्वल्स टू cos इनवर्स √3/2। अगेन ये एक इनवर्स फंक्शन है तो इट विल रिटर्न एन एंगल। तो हमने कहा लेट cos इनवर्स √3/2 एक एंगल है, और ये एंगल कहाँ से कहाँ आउटपुट देगा, ये जो थीटा आउटपुट है कहाँ से कहाँ रहेगा, बिटवीन 0 एंड पाई, क्योंकि cos इनवर्स आउटपुट आपको कहाँ देता है, 0 से पाई के बीच में आउटपुट जो भी देना होगा इसे। नाउ cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा में cos इनवर्स को राइट साइड ले जाए तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इज √3/2। √3/2 cos में क्या कब आती है, cos 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। देयरफॉर cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी। Now let's take another example. Let's say we have y is equal to tan inverse √3। वैसे तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि √3 कब आती है tan में, 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर 60 डिग्री होगा। पर प्रोसेस से अगर हम करें तो हमने कहा लेट tan इनवर्स √3 की वैल्यू थीटा है। अब ये थीटा कहाँ होगा, ये थीटा की जो वैल्यू होगी ये किस रेंज में से आएगी, तो tan इनवर्स की आउटपुट कहाँ से कहाँ रहती है, -π/2 से π/2 में ये आउटपुट देता है बस। तो जो भी ये थीटा की वैल्यू निकलेगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो tan इनवर्स को उस साइड लेके गए तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू √3, और √3 tan में कब आता है, 60 डिग्री। तो इक्वेटिंग द एंगल्स थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। देयरफॉर आवर आंसर इज 60 डिग्री। नाउ मूविंग अहेड, लेट्स एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3। नाउ हमें नहीं मालूम क्या एंगल देगा, लेट्स से cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। अब जो थीटा है, जो आउटपुट ऑफ cot इनवर्स है, वो कहाँ से कहाँ रहता है, याद करिए cot इनवर्स कहाँ से कहाँ आउटपुट देता है, 0 से पाई के बीच में। मतलब थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो कहाँ होगी, 0 से पाई के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो √3 की वैल्यू क्या हो गई, आई कैन राइट cot थीटा एज √3, और √3 अगर ये समझ आता है इसको tan में बदल लें, 1/tan थीटा इज √3, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan में कब आती है, tan 30 डिग्री पे आती है। देयरफॉर इक्वेटिंग द एंगल्स थीटा क्या आ गया, 30 डिग्री। देयरफॉर आंसर इज 30 डिग्री। और हाथ के हाथ ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं क्या वो आपके रिक्वायर्ड रेंज में है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो आंसर नहीं होगा। नाउ लेट्स से वी टेक y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2। तो हमने कहा लेट sec इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, बट थीटा इसका कहाँ होगा, ये जो आउटपुट मिल रहा है वो किस रेंज में रहेगा। sec इनवर्स की क्या रहती है आउटपुट, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो इसकी क्या हो गई, 0 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू देगा पर π/2 नहीं देगा। तो इसको हम sec इनवर्स को राइट साइड लेके तो क्या हो गया, sec थीटा इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। अब हाफ cos में कब आता है, cos 60 पे आता है। तो थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री हमारी इस रेंज में आ रही है, यस, 0 से 90 में 60 आता है। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 60 डिग्री।
Now let's take another example. Let's say we have y is equal to cosec inverse रूट 2. अगेन ये कोई एक एंगल आउटपुट में देगा, कोसेक इनवर्स रूट 2 इज थीटा, बट थीटा कहाँ से कहाँ होगा, याद करिए -π/2 से π/2, बट कभी भी जीरो आउटपुट नहीं देगा. वी कैन कंफर्म दिस, चेक करिए. तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो होगी -π/2 से π/2 के बीच में, एक्सेप्ट जीरो, जीरो कभी नहीं देगा. तो कोसेक इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 2, विच इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2, क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा. तो इसकी वैल्यू क्या होगी साइन के टर्म्स में, साइन 45. तो थीटा कितना आया, 45. क्या 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में है, यस. तो देयरफॉर योर आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकम्स 45 डिग्री. Now let's take another example. Suppose we are given y is equal to sec inverse half. तो straight away फिर आप यही कहोगे कि let sec inverse 1/2 is theta, which implies sec theta equals to half. अब या तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को पकड़ें या यहाँ पे पकड़ें, one of the two places. सबसे पहले जब आप किसी भी इस फंक्शन में इनपुट देखें तो ये जरूर चेक कर लें क्या वो उसकी डोमेन में है. अब चेक करिए सेक इनवर्स जो इनपुट लेता है दैट इज व्हाट, चेक करिए या तो 1 से बड़ी वैल्यू लेता है या -1 से छोटी लेता है. -1 और +1 के बीच में वैल्यूज नहीं लेता. तो इसका मतलब हमने इसको जो इनपुट दिया है दैट इज हाफ, और हाफ कहाँ लाई करेगा, -1 और +1 के बीच में. देयरफॉर सोल्यूशन मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं. देयरफॉर इसका क्या आंसर होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये इनपुट तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो आउटपुट ही भी नहीं देगा फिर आपको. इसी तरीके से अगर हम एक और ले लें, y इज इक्वल टू लेट्स से कोसेक इनवर्स रूट 3/2, अगेन नो सॉल्यूशन. क्यों, क्योंकि जो इसका इनपुट है रूट 3/2 वो -1 और +1 के बीच में लाई कर रहा है, और उसके बीच में ये डिफाइंड ही नहीं है. कोसेक इनवर्स x -1 +1 के बीच में डिफाइंड नहीं है, उसकी डोमेन ही नहीं है उसके बीच में. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशन. तो साइन डोमेन और रेंज को हम लोग को देख के चलना है कि जो इनपुट दे रहे हैं क्या वो उस फंक्शन को एक्सेप्टेबल है. अगर एक्सेप्टेबल है तो आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, तो उसमें फिर रेंज का रोल आ जाता है. तो डोमेन और रेंज दोनों हम लोग को बराबर ध्यान रखनी है.